गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल राधे मैथ्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे आप यूनिट 4। क्या पढ़ेंगे हम? यूनिट 4 यूनिट 3.7 यानी कंप्लीट 3 यूनिट्स हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पहले जाकर आप वहाँ से शुरुआत से पढ़िए, बीच में से समझने में प्रॉब्लम होती है। वैसे नया चैप्टर है तो समझने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चैप्टर 3 से रिलेटेड है, इसलिए आप 3 चैप्टर अगर पढ़ चुके हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि अपने चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। ये मैंने आपको यूनिट 3 में आपको समझाया भी था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, यानी कि किसी भी समीकरण की सबसे बड़ी घात अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यानी क्या होगा? द्विघात समीकरण। लाइक मैं लिख के देता हूँ आपको, देखिए ये लिखा हुआ है ax + bx + c = 0। ठीक है, इस तरीके से है। अब ए यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ये टर्म होते हैं, क्या होते हैं? टर्म। ये अपना नंबर ऑफ टर्म, ये होता है नंबर। टर्म का ये क्या है? नंबर। ये अपना क्या होता है? थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ये नंबर, कुछ भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 जो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, एक्स होता है आपका वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है एक से लेके जेड तक कोई भी आपको ABCD दे दी जाए, वो वेरिएबल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स। यानी एक नंबर और एक वेरिएबल्स के साथ अपनी इक्वेशन बनती है। लेकिन ये कैसी है? लीनियर इक्वेशन है। एक क्या है? लीनियर। हमें चाहिए कैसी? हमें चाहिए क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है? जब सबसे बड़ी घात 2, या तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ नहीं लगाओ तो यहाँ 2 लगा दो। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हो गई। यानी किसी भी समीकरण की अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो हम उसको क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। उससे बड़ी है तो नहीं कह सकते, उससे कम है तो नहीं कह सकते। कम होगी तो लीनियर हो जाएगी, ज़्यादा होगी तो अगर 3 है तो ट्रायंगल, 4 है तो क्वाड्रेटिक। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक चाहिए तो घात कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 2 होनी चाहिए। तो हम पूरे चैप्टर में केवल कौन सी समीकरण को पढ़ेंगे? हम केवल 2 घात वाले समीकरणों को, यानी 2 हाईएस्ट डिग्री जिनकी 2 होगी, केवल उन इक्वेशंस को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह के ये इससे रिलेटेड हमारा जो भी इसमें समीकरण हमारे पढ़े जाएंगे उसी टाइप से लिखे गए होंगे। अगर कहीं ऐसा हो जाता है कि अपॉन में हम वेरिएबल्स को दे देते हैं तो हमको पहले उसमें चेंज करना होता है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? इसको मेथड जो पढ़ने हैं हमें, द्विघात समीकरण में जो सवाल दिए गए हैं, जिन जिन मेथड से हमें पढ़ने हैं वो मेथड्स मैंने आपको यहाँ राइट डाउन कराए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मेथड ऑफ सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरणों को हल करने की ये विधियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला फैक्टराइज। सबसे पहले हम फैक्टराइज, सबसे सिंपल विधि है फैक्टराइज मेथड, यानी गुणनखंड विधि, या अपन इसको विभाजन विधि भी बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे सिंपल विधि है द्विघात समीकरण को हल करने की। इसको कैसे हल करते हैं देखिए, मैं आपको मान लो इस टर्म में लिखा हुआ है, मैं यहाँ कोई नंबर देता हूँ 2x² + 5x प्लस यहाँ मैं दे देता हूँ 10 = 0। ठीक है, ये दे देता हूँ। तो हमें ये क्या करना होता है? ऐसा कोई नंबर ढूंढना होता है जो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर और प्लस माइनस करें तो ये वाला नंबर आए। ठीक है, इस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का सॉल्व करने का तरीका क्या है? इस तरह से आपकी इक्वेशन लिखी होगी, इसको 2 पार्टों में आपको फैक्टराइज करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। लेकिन किस तरीके से? वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो इसके बराबर आए। उस विधि से हम इसको निकाल के 2 रूल निकालते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी बात होती क्या है कि हर जगह ये लिख के नहीं आएगा कि आप इसको फैक्टराइज विधि से हल कीजिए। कई बार आपसे कई तरीक़ों से पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि इनके रूट्स निकालिए, इनके जीरोज निकालिए, तो या तो जीरोज पूछे या रूट्स पूछे या इसको हल करने के लिए कहे, तीनों के लिए हमें करना यही है। ठीक है, जब भी आपको फैक्टराइज मेथड लगाना हो तो ये हमारा फैक्टराइज मेथड लगाने का तरीका है। अब हम क्या करते हैं? सेकंड पढ़ते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये थोड़ी सी टफ पड़ती है हमें, ठीक है, ये लेंदी भी है और टफ भी है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करना पड़ता है हमें? इक्वेशंस जो हमें दी रहती हैं उनको पहले वर्ग बनाना पड़ता है। ठीक है, क्या बनाना पड़ता है? वर्ग। मान लो किसी फॉर्मूले में इस तरीके से, मान लो आपको इस तरीके से मिल जाए a² + b² + 2ab। ठीक है, इस तरीके से तो हम उसका a + b का होल स्क्वायर कर देंगे, या कोई और फॉर्मूला बन जाए। मतलब कोई भी फॉर्मूला बना के कुछ भी करके उनको क्या करना पड़ता है? पूर्ण वर्ग में बनाना पड़ता है, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है? इसको पहले पूर्ण वर्ग बनाइए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। तो ये इसलिए पूर्ण वर्ग बनाना होता है, उसके बाद सॉल्व करना होता है। तो ये लेंदी भी हो जाती है और टफ भी पड़ती है। ये विधि हमारी सबसे सिंपल है, फैक्टराइज मेथड। इसके बाद यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये भी सिंपल है। इसमें क्या होता है? हमें टर्म्स, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाए, यहाँ टर्म मैंने आपको मान लो समझाए, तो इसमें क्या होता है? देखो, ये मान लो अपना टर्म लिखा हुआ है।
अब हम यहाँ से सबसे पहले इसको फार्मूला लगाना है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, द्विघातीय सूत्र होता है। कौन सा? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसमें हमें ये b a c जो भी रखे हुए हैं ये हमें यहाँ से निकालने होते हैं टर्म्स में। कैसे? मान लो अब x² ये रखा है, x² ये रखा है, a की जगह पर हमारा क्या रखा हुआ है? 2 रखा हुआ है। तो a की जगह 2 है तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब x के साथ हमारा ये क्या रखा हुआ है? b रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? देखो x के साथ यहाँ b है, यहाँ x के साथ क्या रखा हुआ है? 5 रखा हुआ है। तो b की जगह हमारा क्या हो जाएगा? b की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब c के साथ हमारा क्या रखा हुआ है? 10, c बराबर 10 हो जाएगा। ये हम abc की वैल्यू निकालते हैं। abc की वैल्यू जैसे हम निकाल लेते हैं तो क्या होता है? ए से हमने निकाला, बी से, यहाँ से इस फॉर्मूले में हम इनको रख लेंगे बीसी की वैल्यूज़ को। अगर हमने इन फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को रख लिया तो हम क्या करेंगे? इससे सॉल्व करेंगे। इससे जो वैल्यूज आएगी एक्स की, इससे जो वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी वो हमारे क्या होंगे? आंसर्स होंगे। ठीक है, 2 आंसर आते हैं क्योंकि हम रूट में नंबर रहता है तो वैसे ही 2 आंसर आते हैं, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये विधि हमारी फैक्टराइज हो गई, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गई। इस विधि से हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। एबीसी की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, उसके बाद इसमें रख के ये सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट आता है अपना ग्राफिंग। ये हमें 4 यूनिट में करनी है, यानी ये हो सकता है हमें ना करनी पड़े क्योंकि थोड़ी बहुत टफ पड़ती है और ये हमारे 10th में दी नहीं गई है, आगे आपको मिलेगी। ग्राफिंग मेथड होता है, सबसे पहले अपन जो 3 में जैसे हमने पढ़े थे, पॉइंट्स की वैल्यूज़ को निकालिए, वैल्यू निकालने के बाद उनको ग्राफ में रखिए, ग्राफ से जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ से इनके आंसर्स निकलते हैं, उसको ग्राफिंग विधि कहते हैं। तो ये विधि अभी हमें पढ़नी नहीं है, हमें विधि कौन सी पढ़नी है? ये 3, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे सिंपल विधि आपकी गुणनखंड पड़ती है, फिर अपन ये पढ़ सकते हैं, और पूर्ण वर्ग विधि तो सबसे लेंदी और टफ होती ही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये तीनों विधि अगर आपको समझ में आ गई, आगे 4.1 में हम ये विधियाँ लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। 4.1, 4.2, 4.3 अब हमें पढ़नी है। उनमें ये विधियों से जहाँ फैक्टराइजेशन की बोली जाएगी वहाँ फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे, जहाँ हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोला जाएगा उससे सॉल्व करेंगे, जहाँ हमसे बोला जाएगा द्विघात सूत्र का उससे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं बोला जाएगा तो हमारा फैक्टराइजेशन सबसे सिंपल पड़ता ही है। तो हम चारों विधियाँ लगा के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो लेकिन सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो नहीं है तो अब इसमें से किसी भी विधि को लगा के हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में और बताते हैं मिटाने के बाद। देखो हमने विधियाँ हमने पढ़ ली तीनों चारों, अब हम पढ़ते हैं रूट्स, यानी किसी भी विधि में रूट्स किस टाइप से आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 3 आपको ये मैं सिखा रहा हूँ। देखो ये कब होता है? जब मान लो अपन पहले वाले 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल आते हैं। अपन जो आंसर्स हम जो आंसर्स निकालते हैं विधियों से वो 2 तरीके से आते हैं। 2 आएंगे, कोई भी मान लो x बराबर एक प्लस में आ जाए, एक माइनस में आ जाए, या एक दोनों प्लस में आ जाए या दोनों माइनस में आ जाए। तो जो आंसर्स अपने आते हैं अगर वो अलग अलग आते हैं, मान लो यहाँ -2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ मान लो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6 आ गया, मतलब अलग अलग आए, उस कंडीशन ये वाली कंडीशन होती है। और ये कंडीशन फिर कब होती है? ठीक है, या फिर 2 बराबर मूल, यानी x बराबर 2 आ जाए, y बराबर भी, b बराबर भी, x बराबर 2, मतलब ये भी 2 रूट्स तो हमारे निकलते ही हैं हर विधि से। तो मान लो दोनों आ जाएं, x बराबर भी 2, दूसरे x बराबर भी 2 आ जाएं, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, यानी रियल रूट्स, यानी इसमें क्या होता है? आंसर्स हमारा निकलता ही नहीं है, तब ये रियल रूट्स होते हैं। ये कब कब कंडीशंस लगती है वो आपको समझाता हूँ। ये होता है d बराबर, ये पहली कंडीशन जो लगती है, पहली कंडीशन कब लगती है? देखिए जब d बड़ा होता है 0 से। जब हमारा d जो है अगर 0 से बड़ा है तो हमेशा अपने जो आंसर्स आएंगे दोनों वो किस में आएंगे? अलग अलग आएंगे, x के दोनों मान अलग अलग आएंगे। जब मान लो बराबर होते हैं, ये कंडीशन कब होती है? जब d बराबर 0 होगा तो हमारी ये कंडीशन आएगी, यानी हमारे दोनों आंसर्स जो आएंगे वो कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। ये कंडीशन कब लगती है? जब d छोटा होता है 0 से, यानी माइनस में हमारे आंसर्स आते हैं। अब सबसे बड़ी बात आप सोच रहे होंगे d क्या होता है? तो d हमारा निकालने का एक तरीका होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था। अभी एक फॉर्मूला लिखाया था क्वाड्रेटिक में, यहाँ लिख देता हूँ। लो यह फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर, ठीक है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये हमने लिखाया था। ठीक है, b स्क्वायर। इस फॉर्मूले को, ये वाला जो फॉर्मूला होता है कौन सा? ये वाला, इतना इतना, ये d का होता है, यानी d को हम क्या कह सकते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac।
ठीक है। ABC की वैल्यू मैंने आपको यहाँ निकालना बताया था, इससे अपन ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें अपन रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये D की वैल्यू आ जाएगी, और D की वैल्यू से हमें पता चलेगा इसके रूट्स कैसे आएंगे। कभी कभी रूट्स पूछ लेता है, वो रूट्स कैसे आएंगे तो हम कैसे निकालेंगे। अगर D बड़ा है 0 से, हमारे आंसर्स अगर प्लस में हैं तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल आएंगे, यानी आंसर्स हमारे दोनों अलग अलग आएंगे प्लस में। जब D बराबर 0 है, यानी D की वैल्यू हमारी यहाँ से अगर 0 आ जाती है तो हमारे जो आंसर्स आएंगे वो दोनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। और D अगर छोटा हो जाता है, यानी माइनस में आंसर आता है, तब हमारे क्या होंगे, जो वास्तविक मूल हैं वो आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ। देखो, हमने विधियाँ पढ़ ली चारों, कौन कौन सी। सबसे पहले फैक्टराइज, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ग्राफिंग एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, 3 विधियाँ हमें इसमें पढ़नी है। इसके बाद हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़े, यानी दो अलग अलग रूट्स आ सकते हैं, बराबर आ सकते हैं या कोई रूट्स नहीं आएगा। बराबर कब आता है, जब D बराबर 0 हो, एंड D अगर आपका बड़ा है तो आपके दो अलग अलग रूट्स आएंगे, और D आपका छोटा है यानी माइनस में है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके कोई भी रूट्स निकल कर नहीं आएंगे। ठीक है, तीनों विधियाँ, तीनों रूट्स हम समझ चुके हैं। अब इसके जो सवाल हम करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, द्विघात समीकरण के, हम 4.1, 4.2, 4.3 में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम 4.1 से शुरू करते हैं। तो आज के लिए राधे राधे, चलते हैं, कल मिलेंगे आपसे।